राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत सारे पतियों का ये क्वेश्चन होता है कि जब भी उनकी पत्नी उनके ऊपर झूठे केस कर दिया करती हैं, चाहे वो 498A का हो या फिर डीवी का हो या फिर मेंटेनेंस लेने का हो, तो उनके मन में ये बात आती है कि क्या वो सीधे जाकर कोर्ट में बोल सकते हैं कि मुझे पत्नी को नहीं रखना है। उनका कहना होता है कि मैं सीधे जाकर कोर्ट में मना कर दूं कि मुझे अब पत्नी को नहीं रखना है, तो अगर मैं जाकर कोर्ट में इस तरीके से बोल देता हूं तो क्या मुझे जेल हो जाएगी या मुझे कोई पनिशमेंट मिलेगा, मुझे सजा होगी, या फिर इस बात को मैं किस तरीके से बोलूं कि मुझे पत्नी को अपने साथ नहीं रखना है। इससे सीधे बोल देने से मुझे क्या नुकसान होंगे और क्या फायदे होंगे, या फिर मुझे पत्नी को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। कभी कभी ये भी बात होती है कि पति सोचता है कि चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं, पत्नी को मैं अपने साथ रख लेता हूँ, मैं उसे माफ कर देता हूँ, लेकिन पता चलता है कि पत्नी उसके साथ रहना ही नहीं चाहती है। इसके अलावा कभी कभी इस तरीके की भी कंडीशन होती है कि पति कहता है कि मुझे पत्नी को भविष्य में अपने साथ रखना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पति का कहना है यहाँ पर कि अगर मैं जाकर कोर्ट में सीधे सीधे बोल दूंगा कि मुझे पत्नी को अपने साथ नहीं रखना है, तो ऐसे में क्या मुझे कोई सजा होगी या कोई पनिशमेंट मिलेगा या फिर जेल जाना पड़ जाएगा। तो इस तरीके की दुविधा लेकर बहुत सारे पति परेशान रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि अगर आपने कोर्ट में जाके सीधे से ये बात कह दी कि आपको अपनी पत्नी को नहीं रखना अपने साथ, तो ऐसे में आपका क्या नुकसान होगा। तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इनकेस अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम है या फिर कोई डिस्प्यूट चल रहा है और आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम आपके सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है। तो इस टॉपिक पर वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स को जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो ऐसा होता है कि जब हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई होती है, डिस्प्यूट होता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे मैट्रिमोनियल केसेस हैं। लगभग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर कहना है कि लगभग 95% केसेस जो हैं वो फेक हैं, यानी फॉल्स केसेस हैं। तो छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के ईगो आपस में टकराते हैं और ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बेमतलब की बातों में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। दोनों के ईगो क्लैश करते हैं और दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाहता, और नतीजा ये होता है कि छोटी छोटी बातों में पत्नियां पति के ऊपर और पति पत्नियों के ऊपर केस कर दिया करते हैं, तमाम सारे झूठे एलिगेशंस लगाकर। और इस तरीके की छोटी बात जब बढ़कर कोर्ट तक पहुंच जाती है, तो ऐसे में बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि वो रिश्ते दोबारा से जुड़ पाते हैं। अब यहाँ पर कोर्ट तो यही चाहता है कि दोनों में आपस में सुलह हो जाए, दोनों एक साथ रहें, उनका घर उजड़ने न पाए। जो सबसे पहला उद्देश्य होता है कोर्ट का वो ये होता है कि वो आपके बीच में सुलह समझौता करवाने की कोशिश करता है। पति और पत्नी की काउंसलिंग कराई जाती है, उन्हें मेडिएशन में भेजा जाता है कि उन दोनों का आपस में रिश्ता ना टूटने पाए और जहां तक हो सके रिश्ते को बचाया जा सके। क्योंकि जहां छोटी मोटी बात होती है, जहां पति और पत्नी के ईगो आपस में क्लैश करते हैं, वहां पर यही कोशिश की जाती है कि नासमझी में किए गए इस तरीके के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करके फिर से उन दोनों को एक साथ किया जाए, एक साथ उनका घर परिवार बसा रहे। अब पत्नी ने अगर 498A का केस कर दिया है पति के ऊपर और उसके परिवार वालों के ऊपर, तो एक ये घबराहट रहती है पति और उसके परिवार वालों के ऊपर कि काफी वो टेंशन में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब मुझे जेल जाना पड़ेगा और मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। जबकि आपको पता है कि आपकी पत्नी ने जितने भी एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए हैं वो सब फेक हैं, झूठे हैं। तो पति और पत्नी एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते रहते हैं। जहां एक छोटी सी बात होती है वहां उस बात का बतंगड़ बन जाता है और बड़े बड़े आरोपों तक बात पहुंच जाती है और केस बनके कोर्ट तक पहुंच जाती हैं वो सारी बातें। तो ठीक है, अगर पत्नी ने आपके ऊपर 498A का केस लगा दिया है या फिर डीवी का लगा दिया है, डोमेस्टिक वायलेंस का, या फिर मेंटेनेंस लेने के लिए आपके ऊपर केस डाल दिया है,
तो ऐसे में अगर आप जाकर कोर्ट में सीधे तौर पर यह कह देते हैं कि मैं पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहता हूं और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको वापस अपने घर नहीं ले जाऊंगा, तो आप ये जो बातें कह रहे हैं कोर्ट में, तो यहाँ पर आपको एक रीजन देना होगा इन सब का, एक वैलिड रीजन। बेकार की बातें नहीं कि आप ये मेरी बात नहीं सुनती, मेरे लिए खाना नहीं बनाती या फिर मेरा कहना नहीं मानती, तो इस तरीके की बातें वैलिड रीजन के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो कोर्ट को आपको अपने वैलिड रीजन से सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जिससे कि कोर्ट को ये बात समझ में आए कि आप जो कह रहे हैं कि मुझे अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखना है, तो उसके पीछे कोई वैलिड रीजन है और इस वजह से आप पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, और आप जो भी बोलेंगे वो स्टेटमेंट आपका कोर्ट में रिकॉर्ड हो जाएगा, वही स्टेटमेंट आपका नोट कर लिया जाएगा और फ्यूचर में आगे जाकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लीजिए आगे आपका 1% भी मन बनता है कि चलो अच्छा पत्नी को माफ कर देते हैं और अब हम साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और फिर से रहने की सोचते हैं, तो फिर आपका वो पूरा रिकॉर्ड स्टेटमेंट चेक किया जाएगा कि आपने तो पहले ऐसा बोला था। ऐसे में तो ये पूरी गुंजाइश ही खत्म हो जाती है कि रिश्ते में कोई बात बचने वाली होती है या फिर वो बचती ही नहीं है। और दूसरी बात ये जान लीजिए कि आपको क्या नुकसान होगा अगर आप झगड़े की छोटी मोटी बातें बताते हैं जो कि वैलिड रीजन नहीं है और कोर्ट जिसे झगड़ा मानती ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रांग रीजन नहीं है, कोई वैलिड रीजन नहीं है, और ऐसी बातें तो पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े चला ही करते हैं। तो कोर्ट कैसे मान लेगी कि आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है और आपको मेंटेनेंस वो बांध देगी और वो आपको देना ही पड़ेगा। अब यहाँ मेंटेनेंस से बचने के लिए अगर आप यहाँ कोर्ट में कह देते हैं कि चलो मैंने पत्नी को माफ कर दिया और हम लोगों में कॉम्प्रोमाइज हो गया और मैं पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ, आप सोचते हैं कि आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी पत्नी तो कह रही है कि आपके साथ वो रहना ही नहीं चाहती। आप उसे मारते हैं, पीटते हैं, आपके माता पिता और आप मिलकर उसे टॉर्चर करते हैं, दहेज मांगते हैं, वो इतनी सारी बातें कोर्ट में बोल रही है जो कि आपके स्टेटमेंट की तरह उसका भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हो गया है। तो उसका भी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हो चुका है कोर्ट में, वो नहीं रहना चाहती है। ऐसे में आपके बोल देने से कि मैं रखना चाहता हूँ, पत्नी तैयार नहीं हो सकती। आप तो मेंटेनेंस से बचने के लिए ये सारी बातें बोल देते हैं कि मैं तैयार हूँ अपनी पत्नी को रखने के लिए और मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, मैंने कोई टॉर्चर नहीं किया इसको, ये अपने मन से सामान लेकर चली गई अपने मायके बिना किसी वजह के। तो ऐसी बातों पर कोर्ट तनिक भी विश्वास नहीं करता, कानून ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। आपको एक वैलिड रीजन देना होगा, आपको कोर्ट में सबूत देने होंगे कि मैंने इसको घर से जाने के लिए नहीं बोला था, मैंने इसको नहीं घर से निकाला था, और ये रहे सारे प्रूफ्स जिनके आधार पर आप ये साबित कर देंगे कि पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। लेकिन अगर आप केवल आरोप लगा रहे हैं पत्नी पर कि वो अपनी मर्जी से चली गई, उसका ना कोई आपके पास एविडेंस है और ना ही कोई इस तरीके का सबूत है, तो फिर मेंटेनेंस तो आपको देना ही पड़ेगा पत्नी को। हाँ, अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है और आप कोर्ट में उसे जमा कर देते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके ऊपर कम मेंटेनेंस बांधा जाए। देखिए, मेंटेनेंस से बचने के लिए बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जिसमें आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती। इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं जिन्हें आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे केस किए हैं, झूठा 498 किया है, डीवी का किया है, तो फिर मैं उसको अपने साथ क्यों रखूं, जबकि मैंने और मेरे घर वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो भी उसने आरोप लगाए हैं वो सब सरासर झूठ हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं बिल्कुल भी इसको अपने साथ नहीं रखना चाहता हूँ। देखिए, अगर केस झूठा है तो केस खत्म भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जबकि सारे एलिगेशंस को पत्नी प्रूव नहीं कर पाती है, तो
498A का केस हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो या फिर मेंटेनेंस लेने का केस हो, इन सारी स्थितियों में केस विड्रॉ भी हो जाते हैं पत्नी के द्वारा या फिर खारिज हो जाते हैं क्योंकि वो झूठे हैं। तो ऐसे में अगर आप ये माइंड मेकअप करते हैं कि पत्नी को माफ करके अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो केस खारिज भी हो जाते हैं जो झूठे होते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर कहा है कि 90 to 95% केसेस जो होते हैं वो पत्नियों के द्वारा फॉल्स केसेस किए जाते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े इशू बनाकर पत्नियां पति को और उसके परिवार वालों को कोर्ट में घसीटने के लिए, उनको परेशान करने के लिए कर दिया करती हैं। तो अगर कोई भी गुंजाइश बाकी है, आप पत्नी को माफ कर सकते हैं तो आप अपने रिश्ते को जरूर बचाने की कोशिश कीजिए क्योंकि फॉल्स केसेस खारिज हो जाया करते हैं और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाया करते हैं। देखिए, फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सभी जगह इस तरह की छोटी छोटी बातों को कि ये मुझे खाना नहीं देती, ये मेरा कहना नहीं मानती, या मुझसे बात नहीं करती, या मेरी सास ने मुझे डांट दिया, या मुझसे खाना बनवाया जाता है, या मुझे सुबह जल्दी उठा दिया जाता है, मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, तो ये सारी बातें किसी भी कोर्ट में नहीं मानी जाती हैं। कोई भी कोर्ट इस तरीके की बातों को तवज्जो नहीं देता है जब तक कि कोई वैलिड रीजन ना हो, कोई ऑथेंटिक रीजन ना हो। ऐसी स्थिति में आपको कोई ना तो जेल भेज देगा और ना ही आपके साथ कोई प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अगर पत्नी के पास वैलिड रीजन है, आप सचमुच उसे मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं या फिर घर से वाकई में आपने निकाल दिया है उसको और उसके पास एविडेंसेस हैं, तो फिर ये आपके खिलाफ जा सकते हैं और ऐसी स्थिति में आपको सजा भी हो सकती है। और अगर पत्नी कहती है झूठ मूठ में कि मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझे घर से निकाल दिया, मुझे इतना सबने मिलके मार पीट करके टॉर्चर किया, तो कोर्ट भी ये मांगेगा सबूत कि भाई इतने लोगों ने मिलकर मारा, तो आपने शोर मचाया होगा, आपने मेडिकल कराया होगा, आपने एफआईआर लिखाई होगी। वो सारी चीजें अगर वो साबित नहीं कर पाती, ना उसके पास कोई मेडिकल है, ना कोई पुलिस की एफआईआर है, ना कोई एविडेंस है, तो फिर इस तरीके के केसेस का कोई आधार नहीं होता। जब भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कोर्ट में, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो ऐसे में जो पति का वकील है, आपका वकील है, वो पूछेगा कि किसने आपको मारा, कब मारा, कैसे मारा, किस तरीके से मारा, जो मारपीट हुई उसकी एफआईआर आपने दर्ज कराई वो कहाँ है, कुछ चोट वोट लगी होगी आपको तो आपका मेडिकल कहाँ है, किसने आपको गाली दी, किसने आपके बाल घसीटे, किसने आपसे दहेज मांगा, कोई सबूत तो होगा उसके पास। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में तो पत्नी सारी उसके जितनी झूठ का पुलिंदा है वो खुलकर बिल्कुल सामने आ जाता है और सिर्फ सारी बातें वर्बल होती हैं जिनका कि कोर्ट में कोई महत्व नहीं होता। केवल वर्बली बोलने से कुछ नहीं होता, कोर्ट को तो सबूत चाहिए, एविडेंसेस चाहिए, तब जाकर कोर्ट मानती है और उस पर विचार करती है। और अगर कोई रीजन नहीं है, कोई असलियत नहीं है, सब झूठ है, तो ऐसे में ये केस बहुत ही कमजोर होते हैं और खारिज भी हो जाया करते हैं। आपका ऐसा सोचना कि मुझे सजा हो जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी या मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, मेरे परिवार वालों को टॉर्चर किया जाएगा, तो ये झूठे केसेस में ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं होता है। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर चाहे पति हो या पत्नी हो, अगर उसने अपना स्टेटमेंट उसका ऑन रिकॉर्ड है कोर्ट में, यानी कि अगर पति कहता है कि मैं पत्नी को रखना नहीं चाहता और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कोर्ट में, और पत्नी कहती है कि मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहती और ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कोर्ट में, अगर ऐसा बोल दिया है कोर्ट में और 100% आप श्योर हो चुके हैं कि आपको साथ नहीं रहना है, तो ऐसे में जब ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आपका होता है तो रिश्ते में गुंजाइश नहीं बचती है और रिश्ता खत्म ही हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरी बात ये उठती है कि कभी कभी पति पत्नी ये सोचते हैं कि थोड़ी बहुत जो भी गुंजाइश है अगर आपके अंदर सहनशीलता है, तो ये सोचते हैं कि एक दूसरे को दूसरा चांस देना चाहिए एक दूसरे के साथ रहने का। आपको पता है कि आपकी पत्नी ने गलती कर दी है,
आप सोचते हैं कि एक चांस दिया जाना चाहिए, इस गलती को माफ कर देना चाहिए, इसको इग्नोर करना चाहिए। और देखिए, आप यहाँ पर अपनी पत्नी का स्वभाव आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो अगर आप ऐसा सही समझते हैं कि इस तरीके से इस गलती को इग्नोर करके फिर से आपको अपनी पत्नी को एक चांस देना चाहिए साथ रहने के लिए, तो आप दीजिए। ज्यादातर पति यही कहते हैं, पति और पति के परिवार वाले, कि जब पत्नी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हम लोगों को कोर्ट कचहरी थाने पुलिस करवा दिया, तो फिर अब मैं किस आधार पर, किस भरोसे पर इसको वापस अपने घर ले जाऊं। कहते तो सभी हैं, लेकिन आप ये भी मान के चलिए आपकी दूसरी शादी बहुत सक्सेसफुल रहेगी, आप में कभी झगड़े नहीं होंगे या फिर दोबारा से ये सारी बातें रिपीट नहीं होंगी। अगर आप ये इस चीज की गारंटी ले सकते हैं, तभी आप इस तरीके का कदम उठाइए, अपनी पत्नी से रिश्ता खत्म कीजिए। लड़ाई झगड़े माफ कर देने से, एक दूसरे के साथ बनाए रखने से ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि भविष्य में आपका रिश्ता बहुत अच्छा भी चल सकता है। तो जहां तक हो सके छोटी मोटी बातों में इस तरीके के मैटर्स को सॉल्व कर लेना चाहिए। रिश्ते को बचा सकते हो तो बचा ही लेना चाहिए, वरना तो अगर एक शादी नहीं चलती, एक सक्सेसफुल नहीं हुई, तो दूसरी शादी की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप तो वही हैं। हो सकता है कि आप में भी थोड़ी बहुत कमी हो, जरूरी नहीं है कि पत्नी ही गलत हो। वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है, कुछ आपकी कमियां हैं और कुछ पत्नी की कमियां हैं, दोनों मिलकर इस तरीके की नौबत आ गई। छोटी मोटी बातों में इस तरीके के जब झगड़े होते हैं तो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ईगो की। जहां पति पत्नी ने अपने ईगो के जामे को उतार दिया, तो फिर रिश्ते में कोई खटास बाकी नहीं रह जाती है। वरना इस तरीके से आप फिर से डाइवोर्स लें, शादी करें, फिर आपस में मनमुटाव शुरू हो, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को एलिगेशंस लगाएं, वो आप पर आरोप लगाए पत्नी, और पति होकर आप अपनी जिम्मेदारियों को ना समझ के उस पर आरोप लगाएं। और इस तरीके से जब तक होता रहेगा, फिर से आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे, तो दूसरी शादी की जो गारंटी है वो तो ली ही नहीं जा सकती ना। हाँ, यहाँ बहुत सारे रीजंस ऐसे भी होते हैं कि जो कि ऑथेंटिक हैं, जो सॉलिड रीजंस हैं, जिनके आधार पर तलाक होता ही होता है, और पति या पत्नी एक दूसरे पर वाकई में क्रूएलिटी करते हैं, वाकई में एक दूसरे को अत्याचार करके पीड़ित करते हैं, या फिर एडल्ट्री में हैं। ऐसे सॉलिड रीजंस अगर आपके पास हैं तो तलाक लेना बनता है। डाइवोर्स के ये ग्राउंड हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों पर है तो जहां तक हो सके अपने ईगो को अगर आपने उतार दिया, खत्म कर दिया, तो वही सारे रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि मैंने अपनी पत्नी से एक स्टेटमेंट के थ्रू, एक एग्रीमेंट के थ्रू तलाक ले लिया है, लेकिन पत्नी ने 2 साल बाद मेरे ऊपर 498A का केस डाल दिया है। तो मैं आप सबको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, उनको तो मैंने बताया ही, लेकिन आप सबको भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप सभी को ये जान लेना चाहिए कि कभी भी कोर्ट के बाहर कोई भी जो तलाक लिया जाता है किसी एग्रीमेंट के थ्रू, या फिर आपका तलाक कोई करवा देता है एग्रीमेंट बनाकर, तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। पत्नी की यहाँ पर डिमांड थी पैसे की, और आपने उसको पैसे भी दे दिए, सामान भी दे दिया, और तलाक लिया एक एग्रीमेंट के थ्रू। तो कभी भी तलाक ऐसे नहीं हुआ करता, और उस पत्नी को तो मालूम ही हो गया, और या तो फिर उसे किसी ने ज्ञान दे दिया, तो उसने 2 साल बाद फिर से आपके ऊपर, तलाक होने के बाद भी आपके ऊपर 498A का केस दर्ज करवा दिया, और अब आपके ऊपर वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस करेगी और आपसे मेंटेनेंस भी लेगी। तो आप सभी को मालूम हो जाना चाहिए कि कभी भी किसी एग्रीमेंट के थ्रू या आउट ऑफ कोर्ट इस तरीके का तलाक वैलिड नहीं होता। आपको लगता है स्टैम्प पेपर पर तलाक हो जाएगा, एग्रीमेंट के थ्रू तलाक हो जाएगा, तो जल्दी से हो जाएगा और आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी लीगल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, कानूनी नहीं है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि हम पति पत्नी ने आपस में ये सेटल कर लिया था कि हम एक दूसरे के ऊपर भविष्य में कोई केस नहीं करेंगे, और ऐसा एग्रीमेंट में लिख भी दिया था, लेकिन क्या गारंटी है कि वो इस एग्रीमेंट से मुकर ना जाएगी।
और आपके ऊपर दोबारा केस नहीं करेगी। तो इस तरीके से तलाक लेने का कोई सेंस नहीं बनता। तलाक लेना है तो लीगली आप किसी कोर्ट के थ्रू तलाक लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे इस तरीके के आपके प्रॉब्लम्स को जो पति कहते हैं कि मैं डायरेक्ट जाकर कोर्ट में बोल दूं कि मुझे अपनी पत्नी को नहीं रखना है, तो ऐसे में आपके साथ क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, अगर आपका केस जेन्युइन है या फिर आपका केस फेक है, तो ऐसी दशाओं में आपका क्या होगा। तो ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो फटाफट से आज मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।